जी, हुआ ये है कि देश भर के हिंदू मुसलमान पहलगाम में शहीद हुए। तो देश भर की जनता अपने-अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा भी तो रखेगी, वो भी स्वाभाविक है। जैसे मैं दक्षिण भारत में रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं वोट करता हूँ, वहाँ पर भी मेरे क्षेत्र से भी लोग पहलगाम में सैलानी बन के गए थे, वो गुजर गए, वो शहीद हो गए। मेरे भी मन में गुस्सा है, मेरे भी मन में दुःख है, मेरे भी मन में है कि श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। तो मैं भी तो चाहूँगा कि जिस बीजेपी के जो जो मेरे क्षेत्र के भाजपा के सांसद हैं, वो दिल्ली में जाएं और मेरे विचार, मेरी श्रद्धांजलि संसद में अर्पित करें, ये स्वाभाविक है। अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा कल श्रद्धांजलि दे सकती थी, तो अगले कुछ दिनों में भारत में भी संयुक्त संसद सत्र बुला के उसके द्वारा श्रद्धांजलि दी जा सकती है, और जो कि वो स्वाभाविक है। देखिए, होता यह है कि 9/11 हुआ था न्यूयॉर्क में, या उससे पहले कंधार हुआ था, या 26/11 हुआ था मुंबई में। इन सब में देखा गया कि आतंकवादी आतंक की घटना को अंजाम देने के बाद उस जगह से छोड़ देते हैं, मतलब विदेश भाग जाते हैं, उस स्थान को छोड़ के दूसरे जगह भाग जाते हैं। तो होता यह है कि आतंकवाद पे काबू करने के लिए, आतंकवादियों को सजा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति पर्याप्त नहीं होती। आगे जाके आपको अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए होता है। सहानुभूति से पर्याप्त नहीं होता, सहयोग की भी जरूरत होती है। और दुनिया भर का सहयोग तब मिलता है जब संसद के संयुक्त सत्र की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। सबको पता है कि संसद के संयुक्त सत्र में जब कुछ बोला जाता है तो वो दुनिया भर में गूंजेगी। दूसरी बात कि पहलगाम में जो हुआ था उसमें सुरक्षा मामलों में चूक हुई थी, ये विपक्ष का कहना नहीं है, ये सरकार का खुद का मानना है। तो जो चीज सरकार खुद मान रही है कि उनके उनसे क्या कहते हैं, सुरक्षा में चूक हुई थी, तो ऐसे में संसद सत्र बुलाना या ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में ये बताना कि उस चूक का जिम्मेदारी किस पर आता है। जिस तरह से मुझसे पहले जो कश्मीर के मेरे मित्र ने कहा कि वो एलजी पर आता है, वहां के गवर्नर पर आता है, या वहां के यूनिफाइड कमांड के किसी सेना के अधिकारी पर आता है। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक जो हुई, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने किस पे डाली है, ये तो सरकार को खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने खुद बोला था। किसी विपक्ष ने सवाल नहीं किया था। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में अगर स्वयं मान लिया कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई है, तो स्वाभाविक है कि उसको अगले स्तर पर बताना पड़ेगा कि उस सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी उन्होंने किस पर डाली है। तो इसमें बहुत ज्यादा राजनीति की कोई बात नहीं है, कोई आलोचना की बात नहीं है, ये श्रद्धांजलि की बात है। हमें सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो गुजरने के अगले 8, 10, 15 दिन के अंदर उसके लिए एक श्रद्धांजलि सभा होती है। कोई भी गुजरता है, हमारे मित्र मंडली में भी कोई गुजरता है, तो अगले 10, 15 दिन में हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा बुलाते हैं। सारे दोस्त उसके साथ जो जिन्होंने भी काम किया है, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि उसने कितने अपने जीवन में अच्छे काम किए थे। तो ये श्रद्धांजलि, सामूहिक श्रद्धांजलि सभा होगी, जो भी संयुक्त संसद सत्र होगा। जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, तो वो भी एक सामूहिक श्रद्धांजलि सभा जैसी थी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारत सरकार संयुक्त संसदीय सत्र बुला लेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस मामले में मुझे लगता है कि भारत सरकार ने, क्योंकि शुरुआत में ही पहले ही दिन संयुक्त ये क्या कहते हैं, सर्वदलीय बैठक में जब खुद मान लिया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक हुई है, इसका मतलब सरकार भी इस विषय में काफी गंभीर है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जो 2 दिन पहले मन की बात में उन्होंने कहा कि इस मामले में देश के 140 करोड़ लोग एक हैं। तो इसका मतलब ही है कि भारत सरकारी स्तर पर, सरकार के स्तर पे इस चीज पर काफी गंभीर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में कुछ लोग हैं जो बीजेपी के सदस्य हो सकते हैं, वो कुछ क्या कहते हैं, हवा में फायरिंग, हवा में तलवारबाजी, धूल में लठ चलाना वो काम करते होंगे, वो करते भी हैं, ये भी हम मानते हैं। व्हाट्सएप पर भाजपा के बहुत सारी उलझुल बातें चलती रहती हैं। लेकिन सरकार के स्तर पे मुझे लगता है, जैसे ही उन्होंने पहले दिन सर्वदलीय बैठक में ये मान लिया कि कोई चूक हुई है, इसका मतलब सरकार इस मामले में गंभीर है। और मेरे ख्याल से इसीलिए उस सर्वदलीय बैठक में बाकी दलों ने भी बड़ा मन रख के तुरंत ये कह दिया कि अगर सरकार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, तो हम लोग भी सरकार के हर कदम का पूरा समर्थन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। सरकार का अगला कदम जरूरी नहीं कि केवल राजनीतिक हो, जरूरी नहीं कि केवल सैनिक हो, जरूरी नहीं कि केवल व्यापारिक हो, जरूरी नहीं कि केवल विश्व स्तरीय हो। कई तरीके से सरकार मतलब पाकिस्तान को जवाब दे सकती है। हाँ,
आतंकवादियों को जहां तक पकड़ने की बात है या उनको सजा दिलाने की बात है, वो पुलिस या सेना का काम कर हो सकता है। हमको पता है कि उसकी जांच एनआईए को दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर केवल आतंकवादियों को सजा नहीं देना है, इन आतंक के आकाओं तो को संदेश देना है कि इस तरह की चीज हम मंजूर नहीं करते हैं, इस तरह की चीज मेरे साथ अगर होगी तो हम आपको सजा भी देने की शक्ति रखते हैं। अब सजा जो होती है, मेरा मानना है कि क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन को आउट करने के कई तरीके होते हैं, कोई एक ही तरीके से बोल्ड ही होना है जरूरी नहीं है, आप एलबीडब्ल्यू भी आउट करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान को अलग अलग ढंग से इस मामले में घेरा जा सकता है। जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी में हमने घेरने का प्रयास किया, उसके व्यवहारिक पहलू कुछ हैं कि वो कब तक लागू होगा वो अलग बात है, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे हमने अटारी का बॉर्डर बंद किया, पंजाब से जो भी व्यापार होता था वो नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से, मुंद्रा बंदरगाह से जो कराची के बंदरगाह में चीजें जाती है, उसको भी धीरे धीरे रोक देना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि वहां से भी तो भारत पाकिस्तान को कुछ ना कुछ लाभ होता है। आईसीसी एक नाम की संस्था है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके अध्यक्ष संजोग से हिंदुस्तान के ही जय शाह जी हैं। अब आईसीसी को सालाना 4,000 करोड़ रुपए भारत की ओर से आता है बीसीसीआई से, उसमें करीब करीब वो 300 करोड़ सालाना पीसीबी को देती है। पीसीबी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसका मतलब है कि भारत का पैसा पाकिस्तान को जाता है और बीच में आईसीसी वो देता है। तो मेरे ख्याल से ये भी किया जा सकता है कि जय शाह जी कहें, आईसीसी के अध्यक्ष हैं, कि हम पाकिस्तान को जो भारत का पैसा जाता है उसको रोक देंगे। अगर वो रोकने के लिए मंजूर नहीं होगा तो जय शाह जी उस पर आईसीसी के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, अगर दूसरा कोई उसका विरोध करे। तो मेरे ख्याल से कई तरीके हैं पाकिस्तान को इस चीज में घेरने के। मेरे ख्याल से सरकार घेर भी रही होगी, लेकिन अच्छा होगा कि इस चीज के साथ साथ एक संयुक्त संसदीय सत्र बुला लिया जाए, इसीलिए कि सरकार ने खुद माना है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, और देश की जनता, क्योंकि इसमें केवल कश्मीर के लोग शहीद नहीं हुए हैं, कर्नाटक से भी लोग जाके बेचारे सैलानी शहीद हुए हैं। तो कर्नाटक की जनता की भी इच्छा है कि मेरे भी श्रद्धांजलि देश के सर्वोच्च स्तर पे मेरे लोगों को, मेरे साथ जो मेरे भाई बंधुओं को की हत्या हुई है, जो मेरे भाई बंधु बिना मतलब के एकदम वो सैलानी बन के गए थे, उनकी हत्या हो गई, तो उनके प्रति मेरी जो श्रद्धांजलि है वो मैं तो जाके दिल्ली में नहीं दे सकता, लेकिन मेरे जो एमपी हैं उनको तो अधिकार है। तो मेरी इच्छा है कि मेरे एमपी दिल्ली में जाके उनकी श्रद्धांजलि दें। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये चीज बहुत ही स्वाभाविक है। समाज में भी कोई गुजरता है, हम लोगों के बीच में भी, हमारे दोस्त परिवार में कोई बुजुर्ग गुजरते हैं, तो अगले 10-15 दिन के अंदर श्रद्धांजलि सभा होती है, तो इसको श्रद्धांजलि सभा की तरह मान के संयुक्त संसदीय सत्र बुलाना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले समय में यह हो भी जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जम्मू कश्मीर की सरकार बुला सकती है तो भारत सरकार भी बुला लेगी। तो और ये जैसे मैंने कहा ना कि कहीं पर भी अगर हमारे यार दोस्तों के बीच में सामाजिक रूप से भी, समाज में भी किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो अगले 8-10-15 दिन में श्रद्धांजलि सभा स्वाभाविक होती है। तो ये श्रद्धांजलि सभा के रूप में होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि सरकार नाम की इकाई ही जनता की सुरक्षा देती है, ये सबको पता है। सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है जनता की सुरक्षा देना, और कश्मीर में जनता को सुरक्षित नहीं हम भारत की सरकार नहीं रख सकी, इसीलिए 26 लोग मरे, ये भी सबको पता है। इसके बावजूद कि राज्य सरकार के पास सुरक्षा नहीं थी, कल जब विधानसभा सत्र हुआ तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, जबकि जिम्मेदारी नैतिक उनकी नहीं थी, सुरक्षा उनके हाथ में नहीं थी, फिर भी उन्होंने माफी मांगी। इसका मतलब ही है कि सरकार नाम की इकाई का काम ही होता है, कोई भी रहे, सरकार केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य है या पूर्ण राज्य नहीं है, सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में थी या राज्य सरकार के हाथ में थी, कुल मिला के सरकार के हाथ में थी। और सरकार जब फेल करती है तो सरकार माफी मांग लेती है, भले उसके टेक्निकली उसके क्षेत्र में भले नहीं थी, लेकिन नैतिक रूप से सरकार की जिम्मेदारी थी। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने भी, क्योंकि ये माना है कि कहीं सुरक्षा चूक हुई है, तो इस तरह की श्रद्धांजलि सभा आने वाले समय में बुलाई जानी चाहिए। और हमें यह भी पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले डेटा देख रहा था, एक द न्यू इंडियन करके एक पत्र, क्या कहते हैं, एक अखबार है, उसने अभी 1 घंटा पहले कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 48 टूरिस्ट प्लेसेस को वहां पे उन जगहों को बंद कर दिया गया। 48 टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर हैव बीन क्लोज्ड। ऐसा 1 घंटा पहले शायद जम्मू कश्मीर की सरकार का किसी एक द न्यू इंडियन करके कोई वेबसाइट है उस पे आया है।
इसका मतलब यह है कि सुरक्षा की कहीं न कहीं बहुत गंभीर चुनौतियों से रूबरू हो रही है भारत सरकार। उसको अभी भी कुछ इस तरह की इनपुट आ रही है कि सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि कुछ सैलानी स्थानों को बंद किया जाए। इसका मतलब भारत सरकार को ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में सैलानियों पर जो हमला हो रहा है ये बहुत अजीब है। मैं थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम के समय डेटा देख रहा था कि पिछले 25 साल से जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी घटना हुई है, उसमें सैलानियों पर हमला नहीं हुआ था। हाँ, तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ था, लेकिन टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में जो कश्मीर से हमारे मित्र हैं, वो उस चीज को ज्यादा सही बताएंगे। टूरिस्ट के ऊपर पहली बार हमला हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आतंकवादी और उनके आका जो बॉर्डर के उस पार हैं, वो लोग अपना मोडस ऑपरेंडी भी बदल रहे हैं। तो इसका मतलब ही यह है कि काफी गंभीर चुनौती है। इस बार आतंकवादियों ने धार्मिक हत्याएं की, तो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, हिंदू मुस्लिम के बीच में द्वेष बढ़ाने का भी तो उनका उद्देश्य रहा है। तो ये उद्देश्य तो पाकिस्तान का एजेंडा है। तो पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में कौन जो जो भी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का एजेंडा है कि हत्याएं करवाओ धर्म के नाम पे, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम के बीच में द्वेष बढ़े। ये पाकिस्तान के एजेंडे को अगर भारत में कोई भी हवा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम से द्वेष बढ़ा रहा है, इसका मतलब सरकार को उनके ऊपर भी तो नकेल कसनी चाहिए। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहें कि हम 140 करोड़ लोग इस देश के एक हैं। अगर 140 करोड़ लोग इस देश के एक हैं, इसका मतलब विपक्ष भी तो 140 करोड़ में है। राहुल गांधी भी तो 140 करोड़ में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी तो 140 करोड़ में है। ममता बनर्जी की पार्टी भी तो 140 करोड़ में है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कहा है, और जो कि सही कहा है, कि इस युद्ध में 140 करोड़ लोग एक हैं, तो ये 140 करोड़ लोगों के मन की भावना है कि पिछले दिनों में जो पहलगाम में हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है, असल में तो वो हमारे सैलानी कम थे, वो शहीद हो गए हैं। तो उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने की जो भारत के नागरिकों की इच्छा है, वो इच्छा पूरी करनी चाहिए। और आने वाले समय में संसद का एक संयुक्त सत्र में उस श्रद्धांजलि को सब लोगों को देने की एक व्यवस्था कर देनी चाहिए।